स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ये सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों में ये सब्जेक्ट कवर किया जाता है। इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आते हैं और अंडर ग्रेजुएशन में भी आते हैं। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हर साल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आता है। जैसे अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो वहां पे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से ये चैप्टर आता है, या क्वांटिटेटिव टेक्निक नाम से एक सब्जेक्ट है जिसमें पर्टिकुलर दो पार्ट में क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहता है, एक बिजनेस मैथमेटिक्स और एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अगर हम अंडर ग्रेजुएशन की बात करें तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि एग्जाम में आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से। दोनों में टॉपिक्स कॉमन ही होते हैं और दोनों के अंदर ज्यादातर सिलेबस सेम होता है, बस जो एग्जाम का पैटर्न रहता है वो थोड़ा सा अलग होता है। किसी में ये पेपर 80 मार्क्स का आता है, किसी में पेपर ये 40 मार्क्स का आता है। डिपेंड ये करता है कि यूनिवर्सिटी कौन सी है और किस यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या क्वांटिटेटिव टेक्निक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कोरिलेशन एनालिसिस। ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक का मेजर पोर्शन है, मेजर पार्ट है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब होता है किन्हीं दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल को एक दूसरे से कोरिलेट करना। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमारे रेनफॉल पे डिपेंड करता है, तो अगर हम देखेंगे कि अगर रेनफॉल हमारे यहाँ बहुत अच्छा होगा तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। यानी कहने का मतलब है अगर आप एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करते हो, प्रॉपर गाइडेंस में प्रिपरेशन करते हो, तो आपको गुड मार्क्स एग्जाम में आते हैं। यानी बहुत सारी चीजें कोरिलेट होती हैं। तो जहां पर हम लोग दो डिपेंडेंट वेरिएबल का कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें कि कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है, तो कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट एक्सप्रेस द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड, दे चेंज टुगेदर एट अ कांस्टेंट रेट। यानी यहां पर दो वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। एंड इट इज ए कॉमन टूल फॉर डिस्क्राइबिंग सिंपल रिलेशनशिप विदाउट मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। यानी बिना कॉज एंड इफेक्ट के जहां पर हम दो वेरिएबल्स का आपस में कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। याद रखना हमेशा कोरिलेशन का आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। यानी अगर दो फैक्टर्स का रिलेशन 1 के जितने ज्यादा नियरेस्ट रहेगा, पॉजिटिव 1 के ज्यादा जितने नियरेस्ट रहेगा, इसका मतलब वो हमारा हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन जैसे जैसे हम निगेटिव की तरफ जाते हैं, यानी वो दो चीजें आपस में कोरिलेट नहीं करती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी था और राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा। इनका नेचर आप देखना काम एंड कूल है, यानी इन दोनों का नेचर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी पर्टिकुलर अगर देखें तो दोनों वेरिएबल का कोरिलेशन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं विराट कोहली की, अगर हम बात करते हैं जडेजा की, तो आप देखना कि उनका जो टेम्पर है बहुत हाई रहता है, वो एक नॉर्मल पर्सन से मैच नहीं कर पाते हैं, यानी वो इंटर कोरिलेटेड है। तो कहने का मतलब है जहां पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है उसको बोलते हैं हम कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन रेफर्स टू स्टैटिकल मेजर दैट इंडिकेट एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, जहां पर दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एंड इट इज क्वांटिफाई द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यानी दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है, उसको बोलते हैं हम कोरिलेशन। यानी पर्टिकुलर जब एक चीज की डिमांड दूसरी चीज की सप्लाई पे इफेक्ट करती है, या एक की सप्लाई दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। देखो कोरिलेशन को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमको मेन जो कोरिलेशन पढ़ना है
वो है पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन ये दो रिलेशन होंगे, या तो हमारा कोरिलेशन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। और सेकंड टाइप होता है लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन, यानी जहां पर पर्टिकुलर एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर से कोई भी रिलेशन नहीं है या पर्टिकुलर उसका रिलेशन दूर दूर तक नहीं है, तो लीनियर रिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है। और थर्ड टाइप है सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन, यानी जहां पर मान के चलिए एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर से बहुत ही सिंपल रिलेशन है या पार्शियल रिलेशन है, तो उसको बोलते हैं सिंपल, पार्शियल या मल्टीपल कोरिलेशन। तो अगर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन। जैसा कि लिखा है, एवरी कोरिलेशन शो द डायरेक्शंस एंड स्ट्रेंथ हाउ टू वेरिएबल्स रिलेट टू ईच अदर। वही कह रहे हैं कि दो फैक्टर हमको ये बताते हैं कि वो कैसे आपस में कोरिलेट करेंगे, यानी वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब वो नेगेटिव कोरिलेशन है। तो यानी जितने भी हमारे कोरिलेशंस होते हैं वो शो करते हैं डायरेक्शन और स्ट्रेंथ, कि कैसे हमारे टू वेरिएबल्स एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो याद रखना, कोरिलेशन मेनली तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन। अगर एग्जाम में थ्योरी आती है कि डिफाइन कोरिलेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो एग्जाम में आप लिख सकते हैं कोरिलेशन का मीनिंग, कोरिलेशन के टाइप्स, और इनके बारे में दो दो तीन तीन लाइन समझा सकते हैं। प्लस कोरिलेशन के जो एग्जाम में फॉर्मूले होते हैं वो आप फॉर्मूले एग्जाम में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमको यूनिवर्सिटीज के एग्जाम से पढ़ना है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? When two variables move in the same direction, जहां पर दो वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी रेनफॉल ज्यादा हो रहा है तो हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, रेनफॉल डाउन हो रहा है तो प्रोडक्शन भी डाउनफॉल हो रहा है। ज्यादा मेहनत करोगे अच्छे नंबर मिलेंगे, कम मेहनत करोगे कम नंबर मिलेंगे। तो जहां पर सेम डायरेक्शन में दो वेरिएबल मूव करते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो क्या लिखा है? दैट इज when one increase the other also increase, यानी अगर एक का रिलेशन बढ़ रहा है तो दूसरे का फैक्टर का भी कोरिलेशन बढ़ रहा है ना, वाइस वर्सा। दिस इज सच अ रिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे इन्होंने एग्जांपल समझाया, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, यानी सिंपल सी बात है, प्राइस अगर बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर पे भी डिपेंड करता है। देखो किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसके एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हैं, इनकम कम होती है तो उसके एक्सपेंडिचर भी कम होते हैं। एंड हाइट एंड वेट, कभी कभी क्या होता है किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है तो उसका वेट भी बढ़ रहा है, अगर हाइट कम है तो उसका वेट भी कम होगा। तो ये कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में या तो बढ़ेंगे या सेम डायरेक्शन में कम होंगे, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, जहां पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट डायरेक्शन कोरिलेशन। व्हेन वन इंक्रीज देन अनदर डिक्रीज, यानी एक वेरिएबल का फैक्टर बढ़ रहा है दूसरे वेरिएबल का फैक्टर डाउन हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन। सच रिलेशन इज कॉल्ड नेगेटिव। जैसे कुछ एग्जांपल दिए, प्राइस एंड डिमांड, यानी मान के चलो प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड हो सकता है कम हो जाए, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ सकती है। वाइस वर्सा रिलेशन होता है, जो कि तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि प्राइस और डिमांड में जहां पर इनवर्स रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यानी अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो मार्केट में तुम खुद देखना उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ना चालू हो जाती है। तो प्राइस और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स, मान के चलो कि अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है
गर्मी बढ़ रही तो आप ये देखना कि वुलन क्लॉथ की जो गारमेंट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, कॉटन की डिमांड का गारमेंट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर और वुलन गारमेंट्स की सेल पर भी निगेटिव कोरिलेशन इफेक्ट करता है। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको समझाए कि पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन टू फैक्टर्स मूव इन सेम डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, जहां पर एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, वेयर बोथ फैक्टर्स आर इनवर्स रिलेशंस, यानी अगर एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डाउन हो रहा है, उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अब हमको यूनिवर्सिटीज के एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे हमें उनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये चैप्टर हर साल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहे अंडर ग्रेजुएशन हो। अंडर ग्रेजुएशन यूजी की अगर हम बात करें तो वहां पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पूरा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो मैं आपको डे बाय डे टॉपिक कंप्लीट कराता जाऊंगा। उनको पर्टिकुलर अगर आपको सर्च करना है तो आप निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हो, अपना पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर हम पीजी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है, बिजनेस मैथमेटिक्स एक अलग एक सब्जेक्ट आता है, स्टैटिस्टिक्स एक अलग सब्जेक्ट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में इन दोनों को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बनता है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, तो याद रखना अभी हमने स्टार्ट किया है कोरिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन की कौन कौन सी मेथड्स हैं। कोरिलेशन की दो मेथड है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दोनों में से कोई एक मेथड हमको एग्जाम में आएगी, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में पूछी जाती है। पहली मेथड का नाम है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन या कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको हम लोग केपीसीसी के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड होती है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, जिसको हम लोग रैंक कोरिलेशन या एसआरसीसी के नाम से भी जानते हैं। दोनों में से कोई भी एक मेथड एग्जाम में 100% आती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में रैंक कोरिलेशन आती है, कुछ यूनिवर्सिटीज में कार्ल पियर्सन आती है। ये दोनों मेथड आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। हम जो पहली मेथड सीखेंगे आज इस सब्जेक्ट का पहला क्लास है, क्लास नंबर 1, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कार्ल पियर्सन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है कि कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, मीन, मीडियन, मोड के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप इनके फॉर्मूले इजिली लर्न कर सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली मेथड जिसका नाम है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन या कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है केपीसीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले बताऊंगा। आपको पहले फॉर्मूलों पे बहुत प्रैक्टिस करनी है। इनके पर्टिकुलर फॉर्मूले जो मैंने पीडीएफ फॉर्म में अपने ऐप पर भी डाले हैं, लेकिन अगर आप फिजिकल फॉर्म में क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो भंवर कुआं सेंटर पर आकर मॉर्निंग और इवनिंग की डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जहां पर ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे ही तैयारी करना चाहते हैं तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये पूरा सिलेबस मिनिमम प्राइस में परचेज करके घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चैप्टर टफ नहीं है। अगर आप एक एक टॉपिक को कॉपी पे लिखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले क्या है। तो अब याद रखना केपीसीसी, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन, जिसके अंदर दो मेथड हैं। एक का नाम दिया है मैंने डायरेक्ट मेथड और एक का नाम दिया है मैंने इनडायरेक्ट मेथड।
हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया ये डायरेक्ट मेथड का है कि इनडायरेक्ट मेथड के? दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वहां पे अप्लाई किया जाता है जहां पर मीन वैल्यू x और y की डेसिमल में नहीं आती है, वैल्यू एग्जैक्ट आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मीन की किसी की वैल्यू आती है 33.64, किसी की आती है 48.65। तो जहां पर डेटा डेसिमल में गिवन हो वहां पर इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड लगती है, लेकिन जहां पर डेटा आपको पर्टिकुलर एग्जैक्ट गिवन हो, डेसिमल में नहीं हो, वहां पर आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है? डायरेक्ट मेथड। ये बात ध्यान रखना, वेयर x bar and y bar have exact value, जहां पर x बार और y बार की वैल्यू एग्जैक्ट होती है तो कोरिलेशन को एक बार ध्यान रखना, स्मॉल r से इंडिकेट किया जाता है। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको याद करना है, सिग्मा dx इंटू dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद करना है। अब dx निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? dx निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार, जिसका टोटल 100% जीरो आएगा, ये बात ध्यान रखना। और dy का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार, जिसका टोटल 100% जीरो आएगा। यानी अगर सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर यूनिवर्सिटी में आता है, पहला काम आपका ये है कि आपको x बार और y बार कैलकुलेट करना है। वो कैसे निकालोगे? x बार का फॉर्मूला लगाओगे सिग्मा x अपॉन n और y बार का फॉर्मूला लगाओगे सिग्मा y अपॉन n। अगर इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट आए, डेसिमल में नहीं आए, तो याद रखना हमको कोरिलेशन का ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है। हमें ये कोरिलेशन का छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है, R इक्वल टू सिग्मा x इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर। और dx निकालने का तरीका याद रखना, x माइनस एक्स बार, और dy निकालने का तरीका होता है y माइनस वाई बार। लेकिन उसके पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? x बार और y बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन ऑफ x और मीन ऑफ y। लेकिन मान के चलो अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू डेसिमल में आ जाए, एक वैल्यू या दोनों डेसिमल में आ जाए, तो कभी भी ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करना, हमेशा शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना। तो शॉर्टकट मेथड क्या होती है? बी पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो दूसरी मेथड का नाम है इनडायरेक्ट मेथड। जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, सिग्मा डी एक्स एक ब्रैकेट में, सिग्मा डी वाई दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन n अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन n। हमको ये फॉर्मूलेस लगाने हैं। याद रखना अगर एग्जाम में x बार y बार डेसिमल में आया तो हमको ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस एक ब्रैकेट में लिखा है सिग्मा डी एक्स, दूसरे में सिग्मा डी वाई अपॉन n, अपॉन अंडर रूट का साइन लगा है, एक बॉक्स के अंदर लिखा है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n, और दूसरे में लिखा है सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन n।
तो अब इस क्वेश्चन में याद रखना एक्स बार तो निकालने का तरीका वही है सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार निकालने का तरीका भी वही है सिग्मा वाई अपॉन एन, लेकिन dx और dy अलग तरीके से निकाले जाते हैं। अगर dx निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा x माइनस ए, और अगर हमें dy निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा y माइनस ए। ए मतलब होता है एज्यूम वैल्यू, यानी हमको एक वैल्यू एज्यूम करनी है, ये बात आप ध्यान रखना। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो मेथड हैं, केपीसीसी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। अगर एग्जाम में रैंक वर्ड लिखा हुआ आता है फिर हमें दूसरी मेथड लगानी जिसका नाम है स्पियर्समैन रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन। लेकिन अगर कार्ल पियर्सन मेथड आई तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर, और dx का फॉर्मूला x माइनस एक्स बार, dy का फॉर्मूला y माइनस वाई बार। इनका टोटल 100% ध्यान रखना 0 आएगा। किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करो सबसे पहले x और y के टोटल लगा लो, टोटल लगाने के बाद x बार और y बार निकाल लो, दोनों एग्जैक्ट आ जाए छोटा फॉर्मूला लगा दो। अगर दोनों पॉइंट में आ जाए तो फिर याद रखना एक भी पॉइंट में है या दोनों डेसिमल में है, फॉर्मूला लगाना है इनडायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड शॉर्टकट। तो फिर आपको कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखना है सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स एक ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई अपॉन एन, अंडर रूट एक ब्रैकेट में लिखना है डी एक्स सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, दूसरे ब्रैकेट में लिखना है सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। और dx और dy निकालने का तरीका याद रखना x माइनस ए वाई माइनस ए। ए मतलब होता है एज्यूम वैल्यू, हमेशा आपको एक वैल्यू एज्यूम करनी है। अगर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में कोई वैल्यू बोली कि एज्यूम करो तो आपको वही एज्यूम करना है। ज्यादातर मैं पिछले 22 सालों से लास्ट 22 ईयर से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, आज तक किसी बच्चे की सप्लीमेंट्री नहीं आई। केवल आपको रूल्स फॉलो करने, जो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। तो जिसको ये फॉर्मूले लिखने, एक मिनट फॉर्मूले लिख लें। सबसे पहला फॉर्मूला ये हमारा शॉर्ट डायरेक्ट मेथड का है जहां पर एक्स बार वाई बार एग्जैक्ट आता है। ये लिखने के बाद हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स एक ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई अपॉन एन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, ऐसे सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो चलिए ये फॉर्मूले समझाने के बाद अभी तक मैंने आपको ये बताया कि हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कुछ यूनिवर्सिटीज में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से भी जाना जाता है। पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट किया कोरिलेशन एनालिसिस, जहां पर हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन बताते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड है, क्या वो पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव है, ये चीजें हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। दो मेथड बताई, एक होती है कार्ल पियर्सन और एक होती है रैंक कोरिलेशन। तो चलिए आज का हम लोग ये पहला सम स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। क्लियर लिखा है कि हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। मेंशन किया है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालो। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो x का डेटा दिया है और y का डेटा दिया है, तो ऐसा एग्जाम में डेटा हमको गिवन रहेगा, ये बात ध्यान रखना। अब कार्ल पियर्सन में बहुत सारे टेक्निक के क्वेश्चन आते हैं, या तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा या हो सकता है इसमें क्लास इंटरवल के भी सम आ जाए, तो वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो ये x का डेटा और ये y का डेटा है। तो सबसे पहले हमें कार्ल पियर्सन में एक टेबल बनानी है जिसके अंदर 5 कॉलम एक्स्ट्रा बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 1,
कॉपी पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ KPCC। एग्जाम में पूरा नाम लिख सकते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो पहले कॉलम में हमने लिखा x, फिर हमने लिखा y, फिर हमने कॉलम बनाया dx, फिर हमने बनाया dx स्क्वायर, फिर हमने बनाया dy, फिर हमने बनाया dy स्क्वायर, और फिर हमने बनाया dx dy। ये याद रखना, कार्ल पियर्सन के अंदर ये 5 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाने हैं। पहला x और y की वैल्यू तो एग्जाम में दी जाएगी, फिर ये dx स्क्वायर, dy स्क्वायर, dx dy। तो हमारे पास जो वैल्यूज हमको गिवन है वो वैल्यूज हम लिख लेते हैं, जो वैल्यूज हमको दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर, तो वो वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास वैल्यू दी गई है 65, 66, 67, इसके बाद 67, 68, 69, 70 और 72। उसी तरीके से y की वैल्यू दी गई है हमें 67, 68, 65, 68, 72, 72, 69 और 71। तो ये पर्टिकुलर सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज गिवन थी उन वैल्यूज को हमने फॉर्मेट में लिख लिया। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है, पहले कॉलम में x लिख लिया, दूसरे में y। अब हमारा पहला काम क्या रहेगा, x और y का टोटल लगाना है। तो हम इनका टोटल लगा लेते हैं। तो पहले का टोटल आ रहा है 544 और दूसरे का टोटल लगा लेते हैं। तो ये आ रहा है 552। तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा x, इसको बोलेंगे सिग्मा y। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हमने इनके टोटल लगा लिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। एग्जाम में हमेशा याद रखना डबल क्रॉस चेक जरूर करना। सिक्सटी 68, 65, 68, 72, 72, 69 और 71, 552। ठीक है। अब जैसे ये नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या करेंगे, इनको पर्टिकुलर सबसे पहला काम है x बार और y बार निकालना और ये चेक करना कि हमें फॉर्मूला छोटा वाला लगाना है डायरेक्ट मेथड का कि बड़ा वाला लगाना है इनडायरेक्ट मेथड का। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं x बार सिग्मा x अपॉन n। तो x का टोटल आया 544 और नंबर गिवन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 544 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 68। उसी तरीके से y बार निकालेंगे सिग्मा y अपॉन n। तो y का टोटल दिया है 552 अपॉन 8। तो 552 अपॉन 8 करेंगे तो आएगा 69। दोनों वैल्यू एग्जैक्ट आ रही हैं, इसका मतलब हमें कार्ल पियर्सन का छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखना। और जब ये वैल्यू एग्जैक्ट आती हैं तो मैंने तुम्हें क्लियर बताया कि dx और dy ये कैसे निकालना है। तो ध्यान रखना dx का फॉर्मूला लगेगा x माइनस ए, x माइनस एक्स बार। dx का फॉर्मूला लगेगा x माइनस एक्स बार और dy का फॉर्मूला भी लगेगा y माइनस वाई बार। हमको ये फॉर्मूला लगाना है, ये बात ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे, dx निकालना, तो x बार यही ले लेंगे 68, तो हम ऊपर लिखेंगे x माइनस 68। ये हमने वैल्यू लिख ली। सेम टू सेम y बार निकाला तो y माइनस 69। ये हमने वैल्यूज को ऊपर नोट कर लिया।
ये x हो गया, ये y हो गया। तो हमने लिख लिया x माइनस 68 और ऊपर लिख लिया y माइनस 69, यानी हमें इन्हीं वैल्यूज को लेना है। यानी आप यहां रखोगे x माइनस 68 और y माइनस 69, यानी आपको इन्हीं वैल्यूज को लेना है। ये बात आप ध्यान रखना। x माइनस 68 और y माइनस 69। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है x, ये लिखा है x माइनस 68, यानी ये जो लाइन x दी है इनमें से 68 को माइनस करेंगे। तो देखो 65 माइनस 68 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 0 1 2 और 4, इनका टोटल लगाएंगे। 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7, तो 7 आ रहा है, 7 निगेटिव में भी आ रहा है और 7 पॉजिटिव भी आ रहा है। तो dx का टोटल हो गया 0, ये आ गया सिग्मा dx। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो dx का फॉर्मूला लगाना है x माइनस एक्स बार, dy का फॉर्मूला लगाना है y माइनस वाई बार, यानी x बार और y बार यही वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू पॉइंट में आ गई या डेसिमल में आ गई तो कभी भी ये वाली वैल्यू नहीं लेके हमेशा पूरी स्टैटिस्टिक्स से पूरी क्यूटी में एक ही रूल बनाना है, पहला वाला नंबर एज्यूम करना है। ये जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा सारी चीजें आपको मालूम होती जाएंगी। तो अभी हमने 68 माइनस किया, ये आंसर आया। अब डी लिखा है dx का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर निकाल देते हैं। सिग्मा dx का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 2 का 4, 4 का 16, इनका टोटल लगा देते हैं तो ये आएगा 36। अब हमें निकालना है dy, यानी हमें ये जो y गिवन है इसमें से माइनस करना है 69, इसमें से माइनस करना है हमको 69। ध्यान रखना y माइनस 69, जैसे यहां करा था x माइनस 68। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 69, 67 में से 69 गए माइनस 2, है ना, ये माइनस 1, ये माइनस का 4, ये माइनस का 1, ये 3, ये 3, ये 0 और ये 2। अब इनका हम लगा देंगे टोटल, तो इनका जो टोटल आएगा वो कहलाएगा सिग्मा dy। ठीक है, टोटल लगा लेते हैं। 3 और 3 6 2 8, है ना, 2 और 1 3, 3 और 5 3 और 5 8 और 1 9। तो अगर हम इनका टोटल देखेंगे तो देखो 67 में से 69 गए माइनस 2, 68 में से 69 गए माइनस 1, 65 में से 69 गए माइनस 4, 68 में गए माइनस 1, 72 में 69 गए 3, फिर से 3, 69 में 69 गए 0, और इसके बाद तुम देखोगे 71 में से 69 गए 2। तो निगेटिव का टोटल कितना आ रहा है, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8। पॉजिटिव का टोटल भी 8 आ रहा है, निगेटिव 8 पॉजिटिव 8, यानी दोनों क्या हो गए 0। अब इसका स्क्वायर निकाल देते हैं। 2 2 जा 4, 1 4 4 जा 16, 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 2 2 जा 4। तो इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 4 प्लस 1 16 प्लस 1 9 प्लस 9 और 4, ये हो गया 44। ठीक है, फिर से एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। 44, ये आ गया सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ये सिग्मा डी वाई स्क्वायर आ गया। अब dx dy कैसे निकलेगा, यानी dx का मल्टीप्लाई dy में करना है। अब कॉलम नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर कॉलम कैसे निकलेगा, जब कॉलम नंबर 3 और 5 का आपस में
मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉलम नंबर 3 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 5 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर आएगा dx dy। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0 0 और 4 2 जा 8। अब इनका हम टोटल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो ध्यान रखना हमने dx का मल्टीप्लाई dy से किया, 3 2 जा 6, दोनों अगर निगेटिव के तो मल्टीप्लाई करते समय वो प्लस हो जाता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो मल्टीप्लाई करते समय माइनस का साइन लगता है। तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, ये 0, 3 1 जा 3, ये 0, 4 2 जा 8। अब लास्ट कॉलम का टोटल लगा देते हैं, ये आ रहा है 24। तो ये हमारी फाइनली कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की पहली टेबल बनकर तैयार हो गई। कि पहले हमने x लिखा, y लिखा, जो कि हमें ये क्वेश्चन में गिवन था। मेथड का नाम एग्जाम में हमेशा मेंशन रहता है। उसके बाद हमने dx कैसे, पहले टोटल लगाया सिग्मा x सिग्मा y। पहले का टोटल आया 544 यानी 544, दूसरे का टोटल आया 552। फिर हमने x बार निकाला, x बार के बाद हमने y बार कैलकुलेट किया, ये x बार निकाला और y बार निकाला। सिग्मा x अपॉन n सिग्मा y अपॉन n, दोनों वैल्यू एग्जैक्ट आ रही थी, इसलिए dx का फॉर्मूला x माइनस एक्स बार और dy का फॉर्मूला y माइनस y बार लगाया। तो हमने लिखा x माइनस 68, y माइनस 69, इन्हीं नंबर को हमने ले लिया। अब हमने dx निकाल दिया, x ये पूरी लाइन थी, इसमें से 68 माइनस कर दिया, इसका स्क्वायर निकाल दिया। dy कैसे निकाला, y में से 69 माइनस किया, ये वैल्यू आई, उसका स्क्वायर निकाला। फिर हमने dx का मल्टीप्लाई dy में कर दिया, ये बात ध्यान रखना। तो आ गया हमारा dx dy, ठीक है। और फिर हमने इनका टोटल लगा दिया। अब हमें लगाना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन का फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट मेथड का। कोरिलेशन बराबर, इसको हम लोग स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखना। अब अगर हम देखेंगे सिग्मा dx dy हमारे पास कितना था, 24। जैसे मैं अलग से लिख देता हूं कि मेरे पास इस क्वेश्चन में सिग्मा dx स्क्वायर कितना आया, सिग्मा dy स्क्वायर कितना आया और सिग्मा dx dy कितना आया। जैसे ये आया 24, dx स्क्वायर का टोटल था 36 और उसका था 44। ये लिख दिया हमने 36 और ये लिख दिया हमने 44। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में रखने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ रखेंगे, ये 24 आएगा अपॉन अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई 44। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो 36 और 44 का मल्टीप्लाई करके रूट करेंगे तो आएगा 39.79। तो फाइनल आंसर आएगा 24 डिवाइडेड बाय 39.79। तो पहला आंसर आ रहा है 0.60। ये हमारा पहला आंसर हमको मिल गया। कोरिलेशन का आंसर हमेशा ध्यान रखना 1 से कम होता है। जितना ज्यादा तुम 1 के पास में जाओगे वो कहलाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे ये 0.5 से ऊपर आ रहा है तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ परफेक्ट पॉजिटिव
कोरिलेशन, यानी x और y में 60% कोरिलेशन है कि वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। 40% हो सकता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये मैंने आज आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवाया, जिसमें मैंने आपको कोरिलेशन का सबसे पहले बताया कि कोरिलेशन एनालिसिस एक चैप्टर स्टार्ट किया जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैंने आपको मीनिंग बताया, जहां पे हम टू वेरिएबल्स के बीच में कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। फिर मैंने आपको बताया कोरिलेशन 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, और सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन। फिर मैंने बताया कोरिलेशन में पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जो कि दो वेरिएबल्स मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, और जहां पर टू वेरिएबल मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन। फिर बताया कोरिलेशन की 2 मेथड होती हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन। फिर मैंने आपको ये फॉर्मूलेज बताए, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड्स के फॉर्मूले, और फिर मैंने आपको ये पहला क्वेश्चन आज कंप्लीट करवाया। अब हम लोग कल मिलेंगे क्लास नंबर 2 में, जिसके मैं आगे और क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। किसी को भी डाउट हो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9039514790। लेकिन अगर घर बैठे ही आप तैयारी करना चाहते हैं तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज उसमें ऐप में डाउनलोड है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में। आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो मिनिमम प्राइस पर परचेज करके। और अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है तो आप निकुंज ट्यूटोरियल MBA यूट्यूब चैनल पर जाकर ये कुछ डेमो वीडियोस भी वहां से देख सकते हो। तो कल हम लोग मिलेंगे सेकेंड क्लास में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड डे ऑल ऑफ यू।